नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी लोगों का directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का जो क्लास होने वाला है इसमें आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे जीवन की उत्पत्ति एवं विकास चैप्टर नंबर 15 है और इसे ही हम लोग आज करेंगे। आपको बता दें कि इसमें 6 से 12 क्लास तक का जितने भी 3-4 बार एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं उसी को लाए हैं। 75 क्वेश्चन इसका लेकर आए हैं और मुझे लगता है इस चैप्टर का ये काफ़ी क्वेश्चन है। मतलब एग्ज़ाम्स में एक आध क्वेश्चन पूछ दिया जाता है इस चैप्टर से और बच्चे कन्फ्यूज कर जाते हैं, जवाब नहीं दे पाते हैं। तो आज उसी को क्लियर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। फिर से एक बार मैं बता दूं, चैप्टर है आपका ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति एवं विकास। बहुत बेहतरीन चैप्टर है। क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, बहुत स्टूडेंट नहीं बनाएंगे, आप बना कर आएंगे। बस आप शांति से देखिए। कह रहा है जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? कौन वो व्यक्ति थे जिन्होंने जैव विकास को सबसे पहले समझाया? तो आंसर दीजिएगा जीन पढ़ लीजिए ज़रा, ये मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ। बैटिस्ट लामार्क, मतलब जैव विकास बताने वाले लैमार्क थे। इससे आप पकड़ लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है, यहाँ पूरा नाम दिया गया, बहुत कम देखने को मिलता है इनका पूरा नाम। यहाँ पे मैंने लिख दिया है पूरा नाम, ध्यान रखिएगा। कह रहा है लामार्क के क्रम विकास का सिद्धांत किस पुस्तक में प्रकाशित हुआ था? आंसर हो जाएगा, इसका आंसर देना अच्छा रहेगा, फिलोसफिक जूलॉजिक। ध्यान रखिएगा, ये फिलोसफिक शब्द लगना जरूरी है। फिलोसफिक जूलॉजिक 1809 में इनका प्रकाशित हुआ था। ठीक है, लेमार्क का ये विकास का सिद्धांत। यहाँ कर है कि लेमार्कवाद का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो लेमार्कवाद का मुख्य सिद्धांत का बात करिएगा तो उपार्जित लक्षण का वंशागति। ये शब्द पर ध्यान रखिएगा, उपार्जित लक्षण यही होता है इनके मेन डिफिनीशन देने का शब्द। लामार्कवाद का सिद्धांत का बात करिए, उपार्जित लक्षण। अच्छा, एक और बात, ये जो प्राकृतिक चयन दिया गया है और ये जो जीवन संघर्ष दिया गया है, जीवन संघर्ष और प्राकृतिक चयन, ये दोनों डार्विन का है। ये शब्द पर याद रखिएगा, समझे? डार्विन को याद रखिएगा, इन दोनों शब्द से आपका काम बन जाएगा। लामार्कवाद का मूल सिद्धांत तो उपार्जित लक्षण और डार्विन का प्राकृतिक चयन और जीवन संघर्ष। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ दोनों क्वेश्चन, ये ध्यान रखिएगा। एक भी क्वेश्चन को हल्का में ना लीजिएगा। हाँ, हल्का में लीजिएगा ईस्वी वाला, कब कौन घटना हुआ, ईस्वी वाला को हल्का में ले सकते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन लामार्कवाद से संबंधित नहीं है? लामार्कवाद से संबंधित नहीं है, तो देखते हैं कौन कौन संबंधित है। पहला कह रहा है जीवन के अंदर की शक्ति शरीर के विभिन्न अंगों की वृद्धि करती है। जीवन के अंदर की शक्ति शरीर के विभिन्न अंगों को वृद्धि करती है, तो एकदम सही बात है। ये लामार्कवाद कहे थे। परिवर्तित वातावरण का जंतुओं पर अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है और इससे नई आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है, ये भी सही बात है। वातावरण में चेंजिंग आता है तो नई चीज़ों का जरूरत पड़ने लग जाता है जीव का, ये कह रहा है। 3 नंबर का रहा है भोजन तथा आवास सीमित होने के कारण जंतुओं से आपस में अस्तित्व के लिए संघर्ष होगा। देखिए, संघर्ष की बात जब भी आएगा ये शब्द पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। और तो याद रखिएगा डार्विन चला जाएगा। ये आंसर इन्होंने नहीं कहा था, ये डार्विन ने कहा था। ये शब्द डार्विन का है। आगे कह रहा है उपयोग और अनुपयोग के कारण रचनाओं में परिवर्तन होता है, अर्थात नए लक्षण का उपार्जन। और लक्षण उपार्जन आ गया, ये भी कहाँ चला जाएगा? ये सारे पॉइंट है किससे लेकर? लामार्कवाद से संबंधित है। लेकिन ये जो लक्षण था सी नंबर वाला, ये डार्विन का था। संघर्ष का शब्द डार्विन ने कहा था। कह रहा है जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। प्राकृतिक चयन, देखिए शब्द है ना प्राकृतिक चयन, डार्विन आंसर दे सकते हैं आप आराम से। आगे कह रहा है कि डार्विनवाद या प्राकृतिक चुनाववाद में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इससे संबंधित है? तो आप कहिएगा बहुत आसान है सर, विभिन्नता की सर्वव्यापकता। ठीक है, क्वेश्चन पर ध्यान रखना है तब समझ पाइएगा। जैसे डार्विनवाद या प्राकृतिक चुनाव, ये दोनों तो सेम है। डार्विन ने ही प्राकृतिक चुनाव की बात कहा है, तो विभिन्नता की सर्वव्यापकता का इन्होंने बात किया था। लेकिन उपयोग अनुपयोग ये इनका नहीं है। उपयोग अनुपयोग लेमार्कवाद का है, याद रहेगा लेमार्कवाद। आगे बढ़ाएं, यहां देखिए आप। कर अस्तित्व के लिए संघर्ष, अस्तित्व के लिए संघर्ष का बात है। ये भी किसने कहा है? तो डार्विन ने कहा है। योग्यता की
अतिजीविता, ये भी डार्विन का बात है। देखिए फिर से आगे उपार्जित लक्षण, क्या मारिएगा? लैमार्क, यहाँ नहीं आएगा, लैमार्क इसमें जाएगा। नेक्स्ट है उपयोगी विभिन्नताओं की वंशागति, ये शब्द आया। फिर यहाँ पे भी क्या आंसर दीजिएगा? ये भी जाएगा आपका कहाँ पे? डार्विन में। तो टोटल आपने देखा कितना? 1 3 4 6, ठीक है, ये सभी डार्विन का है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, यहाँ पे निम्नलिखित में कौन एक डार्विन के प्राकृतिक चयन सिद्धांत में नहीं है? चयन सिद्धांत के अंतर नहीं है, तो आंसर दीजिएगा अंगों का उपयोग अनुपयोग। अंगों का उपयोग अनुपयोग जो है ये डार्विन के अंदर नहीं आता है, ये लैमार्क के अंदर आता है, समझे? ये लैमार्क के अंदर आता है अंगों का अनुप्रयोग प्रयोग। जैसे कि योग्यतम की उत्तरजीविता, ये डार्विन का है। अस्तित्व के लिए संघर्ष, ये भी डार्विन का है। प्रजनन की तेज दर डार्विन का है, लेकिन अंगों का उपयोग अनुपयोग ये लैमार्क का है। यहाँ पे जीवों में आपस में संघर्ष होने के क्या कारण होते हैं? प्रजनन दर तेज होना, भोजन की उपलब्धता सीमित होना, आवास के लिए जगह का सीमित होना। छोटा बच्चा भी कहेगा कि इन सभी के कारण आपस में संघर्ष होने लगता है। आगे कह रहा है उत्परिवर्तन के सिद्धांत के वास्तविक जन्मदाता कौन है? ये शब्द पर ध्यान रखिएगा, उत्परिवर्तन यानी डी ब्रिज मारिएगा। इसका एक तरीका ऐसे भी याद रखने का कि एक ब्रिज होता है, पुल होता है, जिस पर चढ़ के इधर से लोग उधर जाता है। पुल टूट जाए, एकाएक परिवर्तन हो गया, आदमी अभी चल रहा था बड़ा प्यार से, अब पुल टूट के गिर जाए और पानी के अंदर चला जाएगा, तो क्या हो गया? एकाएक परिवर्तन हो गया। अभी कहाँ पे था? एकदम सही सही चल रहा था, एकाएक गड़बड़ हो गया। तो ऐसे से डी ब्रिज याद रहता है आराम से, उत्परिवर्तन डी ब्रिज। आगे है कि प्राकृतिक चयन सिद्धांत को स्थापित करने में किस वैज्ञानिक अपना योगदान दिया था? तो पहला तो है अल्फ्रेड रसेल बैलेस और चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन और स्पेंसर, ये सभी का योगदान था, लेकिन मेनली जो व्यक्ति फेमस हो गए उनका नाम था डार्विन। ऐसे है, समझ गए ना सभी लोग का। अच्छा, समरूप अंग होते हैं, समरूप अंग होते हैं, तो आप आंसर देंगे कार्य में समान। ये शब्द पर पूरा फोकस करिएगा। समरूप अंग जो होते हैं कार्य समान करते हैं, ऐसा नहीं कि उत्पत्ति समान है, बनावट समान है, डजंट मैटर, कार्य समान करेगा। समरूप, देखने में जो एक रंग है, जैसे पंख जैसा ही दिख रहा है, मतलब वही काम करेगा वो पंख वाला। करा कीट, पक्षी, चमगादड़ के पंख उदाहरण किस चीज़ का है? बताइए, दिमाग लगा के बताइएगा। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं कि सबका बनावट तो अलग अलग होगा, लेकिन सबका कार्य एक है, तो समरूप होगा। मेढक, घोड़े और मानव के अग्रपाद, आगे वाला दोनों पैर, जैसे हमारा दोनों हाथ। आकर पश्चपाद किस प्रकार के अंग के उदाहरण कहिएगा? तो समजात अंग है, समान काम करता है। मेढक हो गया, घोड़े हो गए, मानव के अग्रपाद या पश्चपाद किस प्रकार के काम करते हैं? तो समजात अंग जैसा दिखता है। समजात अंग होते हैं, समजात अंग कैसे होते हैं? तो रचना में समान, समजात अंग रचना में समान होते हैं। तो एक चीज़ समझिए, मैं क्या बोल रहा हूँ आप समझिए, बातों को समझिए। यहाँ क्या लिखा है उसको समझना है। आप कहाँ गया? अभी इसमें टिक 13 का क्या मारा है आपने? समजात अंग। एक बात बताइए मेरे को, मेढक के आगे का पैर या पीछे का पैर, घोड़ा के आगे का पैर या पीछे का पैर, मानव का आगे वाला हाथ या पीछे वाला, देखने में सेम है, सॉरी मतलब कि बनावट सेम है, बनावट सेम है, लेकिन कार्य अलग है। अगर कार्य सेम रहता तो समरूप मारते। जैसे इसमें आपने मारा, कीट पतंग ये सभी के पंख जो होते हैं समरूप है, लेकिन यहाँ समरूप क्यों नहीं मारा? देखने में अलग अलग है। बात समझ में आ रही है? ये इसलिए समझात गया है। बात समझ में आ रही है? आप देखिए यहाँ पे रचना में समान, बनावट सही है, समझात, कार्य नहीं है जरूरत की समान होगा। कार्य में समान तो समरूप होते हैं। ये सब चीज़ समझना है, तब ये मजा आएगा। लैमार्क के प्रसिद्ध पुस्तक फिलोसफिकल जूलॉजिक का प्रकाशन कब हुआ था? तो मैंने बताया था आपको 1809 में ही हो गया था। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत उद्विकास की व्याख्या के लिए डार्विन द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया था? डार्विन ने प्रतिपादित नहीं किया था, ये कह रहा है। कोई बात नहीं, देख लेते हैं। यहाँ कहा जा रहा है अचानक, देखिए यहाँ एक शब्द दिख गया, अचानक का बात इन्होंने नहीं कभी करा है। अचानक उत्परिवर्तन होता है, डी ब्रिज। अचानक
एवं विच्छिन्न रूप से जीवन की उत्पत्ति। तो अचानक शब्द जैसे ही देखिए तो उत्परिवर्तन होता है। और डी ब्रिज, ब्रिज पुल पर आप चल रहे थे, एक पुल टूट गया, नीचे गिर गए, तो डी ब्रिज कहलाएगा। आगे इनका देख लीजिए क्या क्या था, किनका, डार्विन का क्या क्या था, यहाँ से देख लीजिए। समर्थ की उत्तरजीविता या योग्य का विलोपन, ठीक है, अस्तित्व के लिए संघर्ष और नई प्रजाति की उत्पत्ति, ये सभी क्या है, डार्विन। कभी कभी दे देगा एकाएक नई प्रजाति की उत्पत्ति, तो फिर कहाँ चला जाएगा, जैसे यहाँ लिखा गया है, तो फिर चला जाएगा वो डी ब्रिज पे। आगे है नेचुरल सिलेक्शन द्वारा ऑरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखी। अब देखिए नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा ऑरिजिन ऑफ लाइफ, एक है ऑरिजिन ऑफ लाइफ, एक है द ऑरिजिन ऑफ लाइफ, दोनों का बात बदल जाएगा। आप पढ़िए दोनों का, यहाँ 17-18 का हम आंसर टिक कर दे रहे हैं। पहला का चार्ल्स डार्विन, अच्छा नहीं, यहाँ पे एक ही है, सॉरी, यहाँ पे एक ही है, दोनों एक ही है। द ऑरिजिन ऑफ लाइफ जैसे चार्ल्स डार्विन होगा, और नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा ऑरिजिन ऑफ लाइफ, ये भी चार्ल्स डार्विन का ही किताब का नाम है दोनों। एक ऐसे आगे बुक का नाम है आई थिंक। विकास की दिशा, इवोल्यूशन मुख्यतः किसके द्वारा निश्चित होता है। तो इवोल्यूशन की बात करिएगा तो हमेशा हो सकता है, विभिन्नता के द्वारा भी हो सकता है, अनुकूलन के द्वारा हो सकता है, प्राकृतिक चयन के द्वारा हो सकता है। तो आंसर इनमें से सभी दे सकते हैं आप। आगे है कि भोजन एवं आवास के लिए जंतुओं में आपस में किस प्रकार का संघर्ष होता है। भोजन एवं आवास के लिए जंतुओं में किस प्रकार का होता है, आप कहिएगा अंतराजातीय होता है, एक जाति के अंदर, अंतरजातीय मतलब दूसरे जाति में, पर्यावरणीय भी मेहनत हो रहा होता है आपस में। तो ये सभी आंसर देना सही रहेगा। आगे है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग है तो आंसर हो जाएगा अधात्र परिशेषिका, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, बाह्य कर्ण की पेशियाँ। आगे करा है निकिटेटिंग, ये सभी जो है ये सभी अवशेषी अंग कहा जाता है। मतलब इसका यूज पहले था शरीर में, लेकिन यूज अब धीरे धीरे खत्म हो चुका है। दाहिना फुफ्फुस निम्नलिखित में से किसमें अवशेषी अंग है। दाहिना फुफ्फुस, तो आंसर क्या दीजिएगा आप, सर्प। आगे है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है। जैसे सामने वाले चपटे दांत, ये अवशेषी अंग थोड़े नहीं थे, यूज करते हैं हम लोग। जैसे ऑक्ल चौहा हो गया, विजडम टीथ, आँखों का पिल्का सेमिलुनेटिस, ये सभी क्या है, तो अवशेषी अंग है। केश व नाखून, इस क्वेश्चन में है कि किस सिद्धांत के कह रहा है, किस सिद्धांत के अनुसार नई प्रजाति का निर्माण छोटी छोटी विभिन्नताओं का पीढ़ी दर पीढ़ी संचयन से नहीं बल्कि सामान्य जन को की संतानों में अचानक एवं देखिए अचानक सब पर दिखा सुस्पष्ट परिवर्तन उत्पन्न होने के कारण, तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत चला जाएगा। कुछ शब्द को आप पकड़ लीजिएगा, काम आपका बन जाएगा, वरना कन्फ्यूज करा देगा ये क्वेश्चन। क्या नहीं, इस क्वेश्चन कम है, 70 कितना है, मैं एक बार देख के बता रहा हूँ, बहुत कम क्वेश्चन है, 70-75 करीब क्वेश्चन है। और जानते हैं एग्जाम में फंसा लेता है, एक आध क्वेश्चन डाल देता है, बच्चे नहीं समझ पाते हैं, जबकि है बहुत आसान। पक्षियों एवं कीटों के पंख क्या है। अब देखिए पक्षी और कीट के पंख है, अभी कुछ देर पहले भी क्वेश्चन आया था, फिर आ गया। तो इसको बोलते हैं असमजात अंग। असमजात अंग को ही हम क्या कहते हैं, समरूप अंग। जात अगर समान नहीं है तो समरूप है, एक ही काम करेगा ना जी। अगर है पेंगुइन के पेंडल्स और हेल्स के फ्लिपर, ये दोनों का काम क्या है बताओ मेरे को, समझात है। नेक्स्ट है ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों में उपयोग होने के कारण काफ़ी असमान हो सकते हैं लेकिन उसकी मूल संरचना एवं भ्रूणीय, गौर से भ्रूणीय प्रकृति समान रहती है, तो क्या कहलाएगा, तो समझात कहेंगे। जात एक है, रचना क्योंकि समान हो रहा है ना। पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। अच्छा क्वेश्चन है, हिकेल्स ने किया। और इसका बड़ा आसान ट्रिक है, याद रखना, जो बच्चा हकलाता है वो कैसे बोलता है, कोई भी बात बोलते समय कई बार ऐसे करके बोलता है ना, तो रिपीट करता है, तो यही तो है पुनरावृत्ति का सिद्धांत। हिकेल आराम से याद रहेगा इस तरीका का, समझे। जैव विकास के सिद्धांत में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है, समझे। तो पहला कहा जा रहा है अंगों के उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से, कौन सा उपयोग किया कौन सा उपयोग नहीं किया, इस वजह से कुछ लोप हो गया, कुछ है उसमें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही बताइए। लामार्क के अनुसार आधुनिक जिराफ की गर्दन की लंबाई बहुत अधिक होने के कारण यह है कि पिछले वंशजों में उसकी लंबाई बराबर ही बढ़ती गई। मतलब एक तो लामार्क ने ये बात कहा है,
कि पिछले से आगे में धीरे धीरे बढ़ता गया। आगे कह रहा है डार्विन के अनुसार अस्तित्व के संघर्ष के पश्चात केवल लंबी गर्दन वाले जिराफ ही कायम रह गए। तो ये डार्विन कह रहे हैं, दोनों बात सही है अपने अपने जगह पर, दोनों ने कहा है। यहाँ कह रहा है अफ्रीका मानव सबसे निकट क्या है, तो गुरिल्ला के सबसे निकट है। नेक्स्ट है कि विकास का कच्चा माल किसे माना जाता है, तो विभिन्नता को माना जाता है। विकास का कच्चा माल विभिन्नता को माना जाता है। नेक्स्ट है मनुष्य का सबसे पुराना पूर्वज कौन है। मनुष्य का सबसे पुराना पूर्वज जो है, आंसर हो जाएगा आपका रामापिथेकस। लेकिन जानते हैं रामापिथेकस से अच्छा रहेगा ट्रायोपिथेकस कहिएगा ना नाम, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रामापिथेकस करके नहीं, ट्रायोपिथेकस था, थोड़ा सा इसका सही कर लीजिएगा। घोड़े का सबसे पुरातन पूर्वज कौन है घोड़ा का, तो इसको बोलते हैं यूहिप्पस। आगे है प्राकृतिक योग्यतम तथा अनुकूल विभिन्नता वाले जीव को वो चुन लेती है तथा अयोग्य एवं प्रतिकूल विभिन्नता वाले जीवों को नष्ट कर देती है। यह कथन किसका है, तो आंसर दीजिएगा आप डार्विन का है। ये डार्विन ने कहा ये बात कि लामार्कवाद का खंडन करने वाले जर्मन वैज्ञानिक जिन्होंने चूहे की पूंछ पर प्रयोग किया था, और कौन थे, उन्होंने पूंछ काटता ही रहा, वो व्यक्ति का नाम था बाइसमान। उन्होंने कहा लामार्क के हम सिद्धांत को खंड करते हैं, बार बार पूंछ काट देता था उसका, तब भी अगला जनरेशन में हो जाता था। उन्होंने कहा यूज नहीं हुआ था, कैसे हो रहा है। आगे कह रहा है आर्कियोपेरेटिक्स के संबंध में निम्नांकित कौन कथन सत्य है, तो कह रहा यह एक जीवाश्म है, इसके जबड़े में दांत और उंगलिया में नख थे, इसमें डैने तथा पर या पंख विद्यमान थे। ये सारे आंसर था। एकिडना है, ये जीवित है, पता ये तो विलुप्त हो गया है, लेकिन ये जीवित है एकिडना अभी भी। योजक करी माना जाता है एकिडना को। आगे है निम्नलिखित में से कौन एक फुफ्फुस मत्स्य है। फुफ्फुस मत्स्य है जो पश्चिम अफ्रीका में मिलता है, तो आंसर दीजिएगा प्रोटोप्टेटस। एक ही प्रजाति के बीच आपस में प्रजनन क्या कहलाता है। एक ही प्रजाति के बीच अगर प्रजनन हो रहा है उसको अंतः प्रजनन बोलते हैं, और दूसरे प्रजाति के बीच हो जाता अंतर प्रजनन कहते हैं। ये भी ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट कह रहा है कि जाति उद्भवन स्पेसिफिकेशन की संभावना किसमें नहीं होती है, तो जैसे हो गया अलैंगिक जनन की उत्पत्ति में और स्वपरागन की उत्पत्ति में जाति उद्भवन नहीं हो सकता, लेकिन हाँ लैंगिक में इधर उधर बदल सकता है। ब्रह्मांड लगभग कितना साल पुराना है, तो तकरीबन माना जाता है 20,000 करोड़ साल पुराना, 20,000 करोड़ वर्ष पुराना मार दीजिए। ठीक कह रहा है जीवन का प्रथम कोशिकीय रूप पृथ्वी पर कब आया, कोशिका वाला जीवन कब आया, तो इसको माना जाता है 1 जीरो इस पर बढ़ा के लिखिए, 3 जीरो कर दीजिए, समझे, 2000 मिलियन वर्ष पहले। नेक्स्ट है डीएनए अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी जीव के पूर्वजों की खोज क्या कहलाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा आणविक जातिवृत्ति। नेक्स्ट है पृथ्वी पर डायनासोर कब समाप्त हुआ, तो 65 मिलियन वर्ष पृथ्वी पर से समाप्त हो गया। आगे है होमो इरेक्टस की दिमागी क्षमता कितनी थी, तो आंसर दीजिएगा 900 सीसी का था। निएंडरथल मानव का मस्तिष्क का आयतन था, तो आंसर दीजिएगा 1400 सीसी का। आगे है कि क्रम विकास का सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण क्या है, तो आप आंसर दीजिएगा जीवाश्म है कि क्रम विकास हुआ है। कुछ ऐसे ऐसे जीव मिले हैं जो कि पृथ्वी पर है नहीं अभी। डार्विन के प्राकृतिक चयन सिद्धांत की सबसे बड़ी कमी क्या थी, तो यही था इसका कमी कि विभिन्नताओं के कारणों की व्याख्या न किया उन्होंने। विभिन्नता कहा लेकिन कारण नहीं बता क्यों है। आगे है इनमें कौन जीवाश्म की आयु की गणना की आधुनिक विधि नहीं है, तो जैसे ये करा है समान गुण वाले अन्य जीवों की आयु द्वारा, इससे नहीं, लेकिन रेडियो कार्बन से हो सकता है, समस्थानिक अनुप्रयोग से हो सकता है। करा है जीवन की उत्पत्ति हुई है पहाड़ों पर, भूमि पर, वायु में, जल में, बताइए, बहुत आसानी से दिमाग लगा लीजिएगा, जल के अंदर हुआ है जीवन की उत्पत्ति। आगे कह रहा है सर्वप्रथम यह तथ्य किसने प्रकट किया कि मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और जलवाष्प में विद्युत विसर्जन द्वारा कार्बनिक यौगिक का संश्लेषण संभव हो पाया, तो ये कहने वाले व्यक्ति थे S.L. मिलर। ठीक है, आगे क्वेश्चन में है कि जीवन की उत्पत्ति के समय निम्नलिखित कौन सा स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता था, तो स्वतंत्र अवस्था में उस समय ऑक्सीजन नहीं पाया जाता था। नेक्स्ट है आपका कि कार्बनिक जैव अणुओं के संश्लेषण हेतु प्रारंभ में पृथ्वी का वातावरण का अपचायक होना अनिवार्य था, ये सही बात है, अपचायक बहुत जरूरी था। अब वर्तमान समय में पृथ्वी का वातावरण अपचायक न होकर ऑक्सीकारक है, एकदम सही बात है, दोनों चीज़ सही है। आगे कहा जा रहा है विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी किसको माना जाता है, तो आप कहिएगा बंदर को माना जाता है।
HMS बेगल जहाज के विश्व भ्रमण करने वाले प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे? तो डार्विन। नेक्स्ट है कि जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सलामेंडर, अजगर और फिर कंगारू। सलामेंडर, फिर अजगर, फिर कंगारू। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही अनुक्रम सही है? तो पहला ही सही हो जाएगा उभयचर, सरीसृप, पक्षी और फिर स्तनधारी। आगे है कि निम्नलिखित में से केवल अफ्रीका में ही पाया जाने वाला कौन है? तो जैसे जेब्रा हो गया, गोरिल्ला और जिराफ, ये सभी कहाँ पाया जाता है? सिर्फ अफ्रीका में ही पाया जाता है। हम लोग अपने चिड़ियाघर में ला कर रख लेते हैं कुछ को। भारत की शिवालिक पहाड़ियों में प्राप्त आदि मानव का जीवाश्म निम्न में से किसका था? तो आंसर दे दीजिएगा रामापिलिथिकम, रामापिथिकस। जीवन की उत्पत्ति किस महाकाल में हुई? महाकाल नहीं, महाकल्प में हुई। तो आंसर दिया जाता है इसका प्रीकैम्बियन। मानव की उत्पत्ति किस युग में हुई है? यहाँ पे आ जाइए, यहाँ दिखा रहा हूँ। इसको बोलते हैं हम लोग प्लायोसीन युग में। वर्तमान मानव का संभावित निकटतम सीधा प्रागैतिहासिक पूर्वज हो सकता है? आंसर क्या दीजिएगा? क्रो मैग्नन। नेक्स्ट है मानव का वह पूर्वज जो सबसे पहले 2 पैरों पर सीधा खड़ा होकर चला, उसका नाम क्या था? तो उसको बोला जाता है जीवाकपी मानव, जीवाकपी मानव। आगे है कि महाद्वीप जहां मानव से संबंधित जीवाश्म सबसे अधिक मिलते हैं तथा सर्वप्रथम मानव की उत्पत्ति वाला महाद्वीप है? 65 का आंसर दीजिएगा अफ्रीका है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि प्रागैतिहासिक मानव जिसने सबसे पहले संभवतः रहने के लिए झोपड़ियाँ बनाना या मुर्दों को धर्म क्रिया के साथ दफनाना आरंभ किया, वो व्यक्ति कौन था? उसको बोलते हैं हम लोग निएंडरथल। अंडरस्टैंड। आगे है कि नव डार्विनवाद के अनुसार कौन सा कारक जैव विकास के लिए जिम्मेदार है? तो आपका आंसर निकल के आएगा उत्परिवर्तन तथा प्राकृतिक चयन। आगे है आपका कि विज्ञान की किस शाखा में भूगर्भ विज्ञान तथा जंतु विज्ञान का समागम माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा आर्कियोलॉजी। यहाँ पे है, क्वेश्चन को समझिए जरा कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए। नीचे कह रहा है कि उपरोक्त घटनाओं को पृथ्वी पर उनके उत्पन्न होने के कालक्रम के व्यवस्था कीजिए और नीचे दिए गए कूट को बताइए। सबसे पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ? इसका आंसर बी जाएगा आपका। ठीक है, सबसे पहले ये घटना हुआ 1 नंबर, उसके बाद हुआ ये, फिर हुआ ये और फिर हुआ ये। यानी कि पहला कीट, फिर कवच वाले जीव, फिर पहला सरीसृप, फिर पहला स्तनधारी। यह सीक्वेंस है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। आज का क्लास इतना ही रहेगा दोस्त, और नेक्स्ट क्लास बहुत ही बेहतरीन आ रहा है। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इन्वायरमेंट चैप्टर आपको पता होना चाहिए इकोलॉजी कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और मैं क्वेश्चन भी इसके लिए बहुत सारा लेकर आया हूँ, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं ना, तो इससे क्वेश्चन भी उस लेवल पर ला रहा हूँ। 150 प्लस क्वेश्चन लेकर आएंगे। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ऑल द बेस्ट।